Hello guys, this is Akansha and welcome back to Academy of Earth Sciences. I am bringing you part 4 of the Assistant Hydrologist solution videos. So let's get started. Let's start with question number 31. A major anticline that is composed of many smaller folds is called. Okay, first let's see synformal anticline. Synformal में क्या होगा? हमारी शेप होगी कुछ इस तरह से, यानी कि फोल्ड इज क्लोजिंग डाउनवर्ड्स. एंटी फॉर्मल सिंक्लाइन में क्या होगा? शेप होगी कुछ इस तरह की, यानी कि फोल्ड इज क्लोजिंग अपवर्ड्स. लेकिन एंटीक्लाइन में क्या होगा? टुवर्ड्स द सेंटर हमें ओल्डर रॉक्स देखने को मिलेंगे एंड सिंक्लाइन में हमें टुवर्ड्स द सेंटर यंगर रॉक्स देखने को मिलेंगे. सो बोथ दीज ऑप्शंस आर नॉट करेक्ट. देन वी हैव सिंक्लिनोरियम. सिंक्लिनोरियम में बेसिकली एक हमें सिंक्लाइन देखने को मिलेगा, यानी कि फोल्ड इज क्लोजिंग डाउनवर्ड्स जैसे यहाँ पे हो रहा है, लेकिन इसके ऊपर क्या सुपर इम्पोज्ड होंगे? स्मॉलर फोल्ड्स सुपर इम्पोज्ड होंगे. सो ये हो गया हमारा सिंक्लिनोरियम. एंड एक एंटीक्लाइन जिसपे छोटे छोटे फोल्ड्स सुपर इम्पोज्ड होंगे उसको हम बोलेंगे एंटीक्लिनोरियम. सो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, एंटीक्लिनोरियम. लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 32 गाइस. Which one of the following is the fundamental unit of biostratigraphy? Okay, first we have barren zone. Barren zone is related to glaciers. जब कोई भी ग्लेशियर रिट्रीट हो रहा होता है तो उसकी मार्जिन पे हमें कुछ बेयर रॉक मिलते हैं, उस एरिया को हम बोलते हैं बैरन जोन. सो दिस इज नॉट करेक्ट. नेक्स्ट वी हैव अबंडेंट जोन. अबंडेंट जोन में क्या होता है? कोई भी ऐसी रॉक बॉडी या कोई भी ऐसा स्ट्रेटा जिसमें किसी पर्टिकुलर फॉसिल की जो अबंडेंस है वो आसपास के एरिया से ज़्यादा हो, यानी कि वो फॉसिल उस पर्टिकुलर रॉक बॉडी में या उस पर्टिकुलर स्ट्रेटा में काफ़ी अबंडेंट हो लेकिन आसपास वो उतना अबंडेंट ना हो, तो उसको हम अबंडेंस जोन कहते हैं. सो दिस इज ऑल्सो नॉट करेक्ट. देन वी हैव बायोजोन. बायोजोन में किसी भी पर्टिकुलर टेक्सोनॉमिक यूनिट या जैसे कि हमारी कोई स्पीशीज या फिर कोई जेनरा, कोई भी टेक्सोनॉमिक यूनिट के जितने भी रॉक्स या जितना भी स्ट्रेटा है उस सबको अगर हम एक साथ कलेक्टिवली इकट्ठा करें तो उसको हम बोलेंगे बायोजोन. यानी कि किसी भी पर्टिकुलर फॉसिल की पूरी रेंज और उसके हर स्ट्रेटा को, जिस भी स्ट्रेटा में वो फॉसिल हमारा अवेलेबल है, उन सबको अगर हम एक साथ जोड़ें तो उसको हम बोलेंगे बायोजोन. नेक्स्ट वी हैव ओवरलैप जोन. ओवरलैप जोन में क्या होता है? किसी भी दो टेक्सोनॉमिक यूनिट्स की अगर रेंज ओवरलैप कर रही होती है किसी रॉक बॉडी में तो उसको हम बोलते हैं ओवरलैप जोन. सो बायोजोन में हमारा ये ओवरलैप जोन भी करेक्ट आंसर नहीं है. देन वी हैव बायोजोन. बायोजोन में हमारे वो सारे रॉक्स और वो सारी स्ट्रेटिग्राफिक यूनिट्स हमारी आ गई जिनके अंदर कोई भी पर्टिकुलर फॉसिल मिल रहा है. सो ये हमारा उस फॉसिल की पूरी रेंज और पूरे एक्सटेंट को कवर कर रहा है. सो दिस इज द फंडामेंटल यूनिट ऑफ बायोस्ट्रेटिग्राफी. सो बायोजोन इज द करेक्ट आंसर. लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 33. विच वन ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स कंटेन शिरबू शेल फॉर्मेशन? ओके, सिरबू शेल फॉर्मेशन हमें पता लगाना है कौन से हमें ग्रुप में मिलता है. ओके, फर्स्ट सेमरी ग्रुप, कैमोर ग्रुप, रेवा group and Bhandir group. All four of them are part of Vindhyan supergroup. So let's see the stratigraphy of Vindhyan supergroup. This is the stratigraphy of Vindhyan supergroup. We have Semri, Kaimur, Rewa and Bhandir. So let's see where we can find Sirbu shale. As you can see, it is in the Bhandir group. Here is the Sirbu shale formation. It is in Bhandir group. So option D is correct, Bhandir group. Question number 34. Gulcheru quartzites belong to which of the following groups? Papagani group, Cheyyar group, Nalamalai group and Krishna group. Okay, all of them belong to Kudappa basin. So let's see the stratigraphy of Kudappa basin. It is divided into upper Kudappa basin and lower Kudappa basin. In upper we have Nalamalai series, Krishna series and Kaladgi series. In the lower part we have Bijavar series, Cheyyar series, Kawahar series and Papagani series. Now let's see the detailed stratigraphy. Okay. In the Papagani group we can see Gulcheru quartzites. Here we can see that Gulcheru quartzite is part of the Papagani group. So the correct answer would be part A.
Papagani group. Moving on to question number 35. Which one of the following ages is assigned to Syringothrys limestone? We have Ordovician, Lower Silurian, Carboniferous and Permian. Syringothrys limestone is basically part of Lidar Valley of Jammu and Kashmir. So let's see the stratigraphy. This is the stratigraphy of Paleozoic sequence of Kashmir, this is Himalaya, and this is in Lidar Valley, Jammu Kashmir. So let's see. We can see Syringothrys limestone from lowermost Permian to Carboniferous, but the exact age of Syringothrys limestone is lower Carboniferous. So this is the correct answer. Let's move on to question number 36. Which one of the following formations is correlated to Raniganj formation in Son and Mahanadi valleys? Okay, all the four options are part of Gondwana succession. So let's see the stratigraphy of Gondwana succession. First we have Talchi formation. Talchi formation, here we have the Raniganj formation, as you can see. This is the Raniganj formation in the Damodar valley. Then Talchi formation, it is older than Raniganj formation. Then Karharbari formation, it is also older than Raniganj formation, and they are part of the same valley, same basin. Then we have Maleri formation. Maleri formation is younger than Raniganj and it is in Pranita Godavari basin. Then last option is Himgir formation. Himgir formation is also called Kamti formation and it corresponds to the Son Mahanadi valley, and it is correlated to Raniganj formation in Son Mahanadi valley. This is the correct answer. Let's move on to question number 38. Ammonites belong to which one of the following geological ranges? Okay, ammonites are index fossil and they are part of class Cephalopoda and the phylum Mollusca, and they became extinct during the Cretaceous period. So let's see which options are correct and which are wrong. First we have Cambrian to Jurassic, no, they were still there. Ordovician to Triassic, no. Silurian to Jurassic, no. Devonian to Cretaceous, they became extinct after Cretaceous, so they were there till Cretaceous. So this is the correct option. Let's move on to question number 39. The entire skeleton of a solitary or a colonial coral is known as. Okay, first let's see collagen. Collagen basically एक टिश्यू होता है जो डिफरेंट पॉलिप्स को आपस में कनेक्ट करता है किसी भी कोरल के अंदर. So this is not correct. नेक्स्ट वी हैव कोलुमेला. कोलुमेला बेसिकली कोरल के स्केलेटन का एक सेंट्रल स्ट्रक्चर होता है जो एक रॉड जैसा दिखता है. तो कोरल के सेंटर में एक रॉड जैसा स्ट्रक्चर, उसको हम क्या कहते हैं? कोलुमेला. सो दिस इज आल्सो नॉट करेक्ट. नेक्स्ट वी हैव कोरलाइट. कोरलाइट बेसिकली एक शेल टाइप स्ट्रक्चर है, डिस्क की शेप का या कप की शेप का एक स्ट्रक्चर है जो पॉलिप्स अपने चारों तरफ फॉर्म करते हैं किसी भी कोरल के अंदर. सो ये एक्सोस्केलेटन नहीं है, ये सिर्फ एक लेयर है जो डिस्क शेप की लेयर है जो भी कोई भी पॉलिप अपने चारों तरफ फॉर्म करता है. सो दिस इज आल्सो नॉट करेक्ट. देन वी हैव कोरलम. कोरलम इज बेसिकली द एक्सोस्केलेटन ऑफ आइदर एन इंडिविजुअल कोरल or the whole colony of the coral. If there is a single or individual coral, then corallite and corallum are basically the same thing. But when there is a colony, when there is an entire colony of corals, then we use the term corallum. So this is the correct answer. On to question number 40. A triangular gap along the hinge line of pedicle valve of brachiopods through which the pedicle emerges is known as. Okay, let's see brachiophore. ब्रैकियोफोर इज बेसिकली ए स्मॉल प्रोजेक्शन फ्रॉम द बीक, जो किस लिए होता है? वो लोपोफोर के अटैचमेंट के लिए एक छोटा सा प्रोजेक्शन होता है जो बीक से निकलता है. सो दिस इज नॉट करेक्ट. देन वी हैव ब्रैकिडियम. ब्रैकिडियम इज बेसिकली द कैल्केरियस सपोर्ट ऑफ द लोपोफोर. सो दिस इज ऑल्सो नॉट करेक्ट. देन वी हैव डेल्टिडियम. डेल्टिडियम इज अ स्मॉल प्लेट दैट कैन पार्शियली और होली कवर द deltherium. So this is also not correct. Then we have deltherium. Deltherium is basically a gap between beak and the hinge line, जहाँ से हमारा जो pedicle है वो emerge होता है. So this is the correct answer. Now we have question number 41.
द मॉल्टिंग ऑफ एक्सोस्केलेटन इन आर्थ्रोपोडा इज नोन एज, मॉल्टिंग का मतलब होता है श्रेडिंग या फिर लूज कर देना. Okay, first we have exuvia. Exuvia is basically the remains of exoskeleton. So this is not correct answer. Then we have integument. Integument is basically a protective, or we can say hard protective covering in plants and animals. So this is not correct. Then we have metamorphosis. Metamorphosis basically after the birth of an animal, जो एकदम rapid physical उसके अंदर changes आते हैं, उसको हम मेटामॉर्फोसिस कहते हैं. जैसे कि बटरफ्लाइज में देखते हैं हम कि पहले लावा होता है और वो कन्वर्ट हो जाता है, उसके विंग्स आने शुरू हो जाते हैं और वो एक बटरफ्लाई में कन्वर्ट हो जाता है. तो इस टाइप के जो प्रोसेसेस होते हैं उनको हम मेटामॉर्फोसिस कहते हैं. So this is also not correct. So the last option that we are left with is ecdysis. So this is the correct answer. Moving on to question number 42. Which one of the following is a phosphatic macrofossil? Okay, first we have foraminifera. Foraminifera basically बना होता है या तो कैल्शियम कार्बोनेट से या फिर वो बना होता है ऑर्गेनिक मैटर से, जैसे कि टेक्टिन या फिर काइटिन से, या फिर वो एग्लूटिनेटेड पार्टिकल से बना होता है. देन वी हैव रेडियोलेरिया. रेडियोलेरिया में बेसिकली हमको सिलिका देखने को मिलता है, यानी कि दिस इज ऑल्सो नॉट फॉस्फेटिक माइक्रोफॉस्फेट. देन वी हैव कोकोलिथोफोर. दिस इज कंपोज्ड ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट. सो दिस इज ऑल्सो नॉट करेक्ट. लास्ट वी हैव कॉनोडॉन्ट्स. Conodonts are basically made up of apatite, which is a calcium phosphate. So this is the correct answer. Moving on to question number 43. Which one of the following is not a seed fern? Okay. Fern trees are basically trees that do not have seeds in them. They are basically non-flowering plants and also don't have any seeds. Whereas seed ferns are basically gymnosperms. That means they are non-flowering but they have seeds in them. The similarity in both of these fern and seed ferns is that they have feathery leaves. As you can see here in this diagram, this is the fossil of Eleuthopteris. This option number C. This is the fossil of Eleuthopteris. As you can see here, the leaves are very similar to that of ferns, but as I told you, the difference is they do not have any seeds in them. Now the other option is Glossopteris. Glossopteris, you must have heard, this is a very famous fossil evidence for the continental drift theory. So Glossopteris is also a seed fern. It was very abundant during Permian to Carboniferous period. So this is not correct. Eleuthopteris is also seed fern. Then Neuropteris. Neuropteris is an extinct seed fern that was very abundant during the Carboniferous period. So this is also not correct. The last option is Picopteris. Picopteris looks like seed ferns and can often be confused with seed ferns, but it is actually not a seed fern. This is a simple fern tree. So this is the correct answer. Okay guys, let's start question 44. The capability of this sensor to discriminate the smallest object on the ground of different sizes, usually specified in linear dimension, is known as. Okay, let's see temporal resolution. टेम्पोरल रेजोल्यूशन क्या होता है? किसी भी सैटेलाइट को कितना टाइम लगता है किसी क्रॉस सेक्शन के मल्टीपल मेजरमेंट्स लेके उसको एक इमेज में कन्वर्ट करने में, उस पूरे प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? टेम्पोरल रेजोल्यूशन. यानी कितना टाइम लगा उसको इस पूरे प्रोसेस में, उसको हम कहते हैं टेम्पोरल रेजोल्यूशन. देन वी हैव रेडियोमेट्रिक रेजोल्यूशन. रेडियोमेट्रिक रेजोल्यूशन इज बेसिकली हाउ मच इंफॉर्मेशन अ सेंसर कैन परसीव. यानी कोई सेंसर कितनी इंफॉर्मेशन परसीव कर सकता है, उसको हम रेडियोमेट्रिक रेजोल्यूशन कहते हैं. Then we have spectral resolution. Spectral resolution का मतलब है कि कोई भी सेंसर कितनी फाइन इंटरवल्स पर वेवलेंथ्स को गैदर कर सकता है. यानी कि जो वेवलेंथ्स के बीच का इंटरवल है वो कितना फाइन है, that is known through spectral resolution. So last option is spatial resolution. Spatial resolution is basically how closely it can डिफरेंशिएट बिटवीन टू स्मॉल ऑब्जेक्ट्स ऑन द ग्राउंड. यानी कि दो छोटी चीजें ग्राउंड के ऊपर हैं जो बहुत ही क्लोज हैं, अगर हमारा सेंसर उनके बीच के डिफरेंस को परसीव कर लेता है तो उसको हम कहते हैं स्पेशियल रेजोल्यूशन. यानी कि स्मॉल ऑब्जेक्ट्स के बीच की, जिन स्मॉल ऑब्जेक्ट्स के बीच में बहुत छोटी डिस्टेंस होती है, उनको भी अगर हमारा सेंसर डिसाइफर कर ले कि ये दो अलग अलग ऑब्जेक्ट्स हैं, सो हम क्या बोलेंगे कि इसका स्पेशियल रेजोल्यूशन अच्छा है. सो स्पेशियल रेजोल्यूशन इज बेसिकली the capability of sensor to discriminate between smallest objects on the ground.
and it is usually defined in a linear dimension as the question is asking. So this is the correct answer. Moving on to question number 45. Which one of the following is not a spatial data? Spatial data क्या होता है हमारा? ऐसा डेटा जिससे हमें ये पता लग सके कि कोई भी फीचर या कोई भी बाउंड्री किस ज्योग्राफिक लोकेशन पर है, यानी कि ज्योग्राफिक लोकेशंस पता करने के लिए हमको स्पेशियल डेटा की जरूरत होती है. सो लेट्स सी. लोकेशन ऑफ अ सिटी is a spatial data, right? Location of a river is also a spatial data. Location of a hill is also a spatial data. Temperature of a city, temperature से हमें ये नहीं पता चलेगा कि कोई पर्टिकुलर प्लेस कहाँ पर है. उसके लिए हमको उसके जियोग्राफिकल कोऑर्डिनेट्स पता होने चाहिए या फिर हमें रेफरेंस पता होने चाहिए कि वो जगह किसी दूसरी जगह से 500 किलोमीटर दूर है या 600 किलोमीटर दूर है या कोई जगह किस जगह के पास में है. तो ये वाली जो इन्फॉर्मेशन है जिससे हमें ये पता लग सके कि कोई जगह कहाँ पर है, यानी कि लोकेशन क्या है किसी भी फीचर की या किसी भी बाउंड्री की या किसी कंट्री की. तो उसको हम स्पेशियल डेटा बोलते हैं. टेम्परेचर से हमें ये नहीं पता चलेगा कि कोई जगह कहाँ पर है. सो दिस इज नॉट करेक्ट. सो बेसिकली नॉट स्पेशियल डेटा पूछा है, तो ये सारे ऑप्शन हमारे हो गए रॉन्ग एंड दिस इज द करेक्ट आंसर. ऑन टू क्वेश्चन 46. Which one of the following is not related to topology? Topology is basically arrangement of how the lines, polygons and points share geometry. यानी कि lines, points and polygons में किस टाइप की ज्योमेट्री की शेयरिंग है, ये हमें टोपोलॉजी से पता चलता है. फर्स्ट वी हैव एडजेसेंसी. एडजेसेंसी में क्या होता है, अगर कोई भी दो पॉलीगॉन से कॉमन बाउंड्री शेयर कर रहे हैं तो उसको हम बोलेंगे एडजेसेंसी. यानी कि यहाँ पे एक रिलेशनशिप, एक ज्योमेट्रिकल रिलेशनशिप बन गया दो पॉलीगॉन्स के बीच में. So this is related to topology. So not correct. Then we have containment. Containment का मतलब होता है अगर कोई पॉलीगॉन अपने अंदर किसी लाइन, पॉइंट या किसी दूसरे पॉलीगॉन को टोटली एनक्लोज कर ले तो उसको हम कंटेनमेंट बोलेंगे. यहाँ पे भी एक ज्योमेट्रिक रिलेशनशिप बन गया दोनों के बीच में. So this is also related to topology. So not correct. Then we have connectivity. Connectivity is basically related to how the end points coincide with each other. यानी कि जहाँ पे एंड पॉइंट्स कोइंसाइड करते हैं वो कनेक्टिविटी से रिलेटेड है. यहाँ पे भी एक ज्योमेट्री बन गई क्योंकि वो दो एंड पॉइंट्स कोइंसाइड कर रहे हैं. सो दिस इज आल्सो नॉट करेक्ट. लास्ट इज एट्रीब्यूट डेटा. एट्रीब्यूट डेटा इज बेसिकली इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू एनी जियोग्राफिकल फीचर, एनी जियोग्राफिकल लोकेशन. यानी कि जो भी हमारा स्पेशल डेटा होता है उसमें एक एट्रीब्यूट डेटा भी होता है, जैसे कि किसी प्लेस का नाम या फिर किसी प्लेस में कितनी पॉपुलेशन है. उससे हमें उसकी ज्योग्राफिकल लोकेशन नहीं पता चल रही, लेकिन ये रेलिवेंट इंफॉर्मेशन है किसी भी ज्योग्राफिकल प्लेस के बारे में. सो दिस इज नॉट रिलेटेड टू टोपोलॉजी. सो दिस इज द करेक्ट आंसर. स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 47. Which one of the following non-spatial scales would you select for recording of snow depth in GIS database? Okay. नॉमिनल स्केल क्या होता है, इसको हम नेम से याद रखेंगे. नेम से यानी कि वेरिएबल्स को हम नेम्स असाइन कर सकते हैं, लेकिन इसमें ये नॉन न्यूमेरिक स्केल है, यानी कि इसमें नंबर्स की कोई सिग्निफिकेंस नहीं होती. देन वी हैव इंटरवल स्केल. सो दिस इज नॉट करेक्ट क्योंकि हमें स्नो डेप्थ पता लगाने के लिए नंबर्स चाहिए. नॉट करेक्ट. देन वी हैव इंटरवल स्केल. ओके, फर्स्ट लेट्स सी ऑर्डिनल स्केल. ऑर्डिनल स्केल में क्या होता है, इसको हम ऑर्डर से याद रख सकते हैं, यानी कि इसमें वेरिएबल्स का हमें ऑर्डर पता चलता है, लेकिन इसमें भी उनके बीच में कोई रिलेशनशिप हमें पता नहीं चलता. हमें सिर्फ इतना पता चलता है कि किस वेरिएबल के बाद कौन सा वेरिएबल है. सो दिस इज आल्सो नॉट यूजफुल. देन वी हैव रेशियो स्केल. रेशियो स्केल और इंटरवल स्केल समवॉट सिमिलर है, लेकिन इनमें क्या डिफरेंस है. रेशियो स्केल में क्या होता है, वेरिएबल्स के बीच में एक फिक्स्ड इंटरवल होती है और इसको हम किसी यूनिट से कॉरेस्पॉन्ड करके यहाँ पे अलग अलग चीजें मेजर कर सकते हैं. जैसे कि हम लेंथ मेजर कर सकते हैं. हमें पता है कि 1 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर के बीच में एक फिक्स्ड इंटरवल है. 2 से 4 के बीच में भी एक फिक्स्ड इंटरवल है. सो दिस इज रेशियो स्केल. यहाँ पे क्या होता है, अगर 1 है सो 1 इज हाफ ऑफ 2. यानी कि अगर हमारे पास 16 है तो हम उसको 4 से कंपेयर कर सकते हैं. 4 इज 1/4 ऑफ 60. तो यहाँ पे रेशियो स्केल में रेशियोज होती हैं और उन रेशियोज की सिग्निफिकेंस भी होती है. सो दिस इज वेरी अप्रोप्रिएट टू मेजर दी स्नो डेप्थ. यहाँ पे एक एब्सोल्यूट जीरो भी होता है, यानी कि
अगर किसी चीज की वैल्यू जीरो है इसका मतलब दैट थिंग डज नॉट एग्जिस्ट, या फिर उसकी वैल्यू जीरो है। अगर लेंथ की वैल्यू जीरो है तो जीरो लेंथ का ऑब्जेक्ट क्या है? नथिंग। सो यहाँ पे एक एब्सोल्यूट जीरो होता है, इंटरवल्स के और वेरिएबल्स के बीच में एक फिक्स्ड इंटरवल होती है। सो इसमें हम मेजरमेंट्स कर सकते हैं, जैसे कि लेंथ और हाइट मेजर कर सकते हैं। सो दिस इज रेशियो स्केल। सो हम इजीली स्नो डेप्थ मेजर कर सकते हैं स्केल में। दिस इज करेक्ट। देन वी हैव इंटरवल स्केल। इंटरवल स्केल भी सिमिलर टू रेशियो स्केल ही है, लेकिन इसमें कोई एब्सोल्यूट जीरो नहीं होता और नेगेटिव वैल्यूज भी हो सकती है। जैसे टेम्परेचर एक इंटरवल स्केल है, यहाँ पे दो वैल्यूज के बीच में एक फिक्स्ड इंटरवल है कि 1 के बाद 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री, 1.5 डिग्री, 6.5 डिग्री, यानी कि फिक्स्ड इंटरवल है। लेकिन यहाँ पे कोई एब्सोल्यूट जीरो नहीं है। जीरो का मतलब ये नहीं है कि टेम्परेचर वहां पे एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, यानी कि अगर कहीं पे टेम्परेचर जीरो है, रेशियो स्केल के केस में इफ लेंथ इज जीरो यानी कि वो ऑब्जेक्ट डज नॉट एग्जिस्ट। जीरो लेंथ का ऑब्जेक्ट क्या होगा? कोई ऑब्जेक्ट नहीं होगा। लेकिन अगर टेम्परेचर स्केल में अगर जीरो है, सो उसका क्या मतलब है कि वहां पे आइस फ्रीज हो जाएगी। सिमिलरली 20 डिग्रीज का भी एक मीनिंग है और -20 डिग्री का भी एक मीनिंग है, लेकिन रेशियो स्केल में ऐसा नहीं होता। माइनस वाली वैल्यूज की कोई मीनिंग नहीं होती। सो इंटरवल स्केल में एब्सोल्यूट जीरो नहीं होता। सो दिस इज नॉट करेक्ट। So correct answer is ratio scale. Moving on to question number 48. What is the spatial resolution of LIS 3 camera of IRS 1C? Okay, LIS 3 is basically an Indian satellite that records data in multiple bands, and it records data in 4 bands. 1C is basically the panchromatic band of the LIS 3 camera, and it is a simple fact-based question. So our options are 72 meter, 36 meter, 23.5 meter and 6 meter. And the answer is 23.5 meter. Moving on to the second last question. Consider the following statements regarding conservative ions. Conservative ions are those that will undergo association and dissociation reactions over the normal range of pH of natural water. Second is, conservative ions are those whose concentrations are not affected by changes in pH, temperature or pressure, assuming no precipitation or dissolution. Then we have Na plus, K plus, Ca2 plus, Mg2 plus, Cl minus, SO42 minus and NO3 are not conservative ions of natural water. Which of the following statements given above are correct? Okay. सबसे पहले समझते हैं कंजर्वेटिव आयंस क्या होते हैं। कंजर्वेटिव आयंस ऐसे आयंस होते हैं जिनकी वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन किसी भी सी वाटर में कांस्टेंट रहती है, यानी कि अगर हम सी में ऊपर की तरफ जाएंगे तो भी उनकी कंसेंट्रेशन वही रहेगी, और अगर हम सी में हॉरिजॉन्टली मूव करेंगे तो भी उनकी कंसेंट्रेशन वही रहेगी। यूजुअली उनके ऊपर उनका जो रेजिडेंस टाइम होता है किसी भी वाटर बॉडी में वो बहुत ज़्यादा होता है, और उसकी जो कंसेंट्रेशन है वो कब चेंज होती है, या तो उसमें फ्रेश वाटर ऐड हो जाए यानी कि डाइल्यूशन हो जाए अगर सी वाटर का, या फिर उसमें से मिनरल्स प्रेसिपिटेट हो जाए तो भी उसकी जो कंसेंट्रेशन है वो वैरी कर सकती है। सो लेट्स सी कि कौन से ऑप्शंस सेलेक्ट कर सकते हैं, कौन से ऑप्शन सही हैं। कंजर्वेटिव आयंस आर दोज दैट विल अंडरगो एसोसिएशन एंड डिसोसिएशन रिएक्शन ओवर नॉर्मल रेंज ऑफ पीएच ऑफ नेचुरल वाटर। ये कह रहा है कि जो पीएच यानी कि नॉर्मल कंडीशन में उसमें एसोसिएशन और डिसोसिएशन देखने को मिलेगा। ऐसा नहीं है, क्योंकि अगर उसकी जो कॉन्सेंट्रेशन है वो डिफरेंट डिफरेंट कंडीशंस में सेम रह रही है तो उसके ऊपर पीएच से या कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, यानी कि वो हर कंडीशन में कंजर्व्ड है वाटर के अंदर, उसकी कंसेंट्रेशन किसी भी कंडीशन में चेंज नहीं होती एक्सेप्ट जब डाइल्यूशन हो जाए या प्रेसिपिटेशन हो जाए। सो दिस इज नॉट करेक्ट, ऑप्शन 1 नॉट करेक्ट। Next we have conservative ions are those whose concentrations are not affected by changes in pH, temperature or pressure, assuming no precipitation or dissolution. अभी मैंने बोला था कि जब हम ऊपर की तरफ जाएंगे तो हमें टेम्परेचर चेंज देखने को, वर्टिकली मूव करेंगे किसी भी सी में तो हमको टेम्परेचर चेंज देखने को मिलेगा। टेम्परेचर चेंज होगा तो पीएच में भी हमको चेंज देखने को मिलेगा। सो ये इनकी कंसेंट्रेशन हर जगह पे सिमिलर है, इसका मतलब इनके ऊपर टेम्परेचर, प्रेशर और पीएच चेंज का भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। सो दिस इज करेक्ट, ऑप्शन 2 इज करेक्ट। देन वी हैव all these ions are not conservative ions of natural water. ये सबसे ज्यादा abundant ions हैं किसी भी natural water में। ये वाले जो ions जो भी यहाँ पे दिए हुए हैं, these are very abundant in natural waters and these are all conservative ions.
क्योंकि इनकी कंसेंट्रेशन हम सैलिनिटी से इजीली पता लगा सकते हैं। सो जिन आयंस की हम कंसेंट्रेशन सैलिनिटी से पता लगा सकते हैं उनको भी हम कंजर्वेटिव आयंस कहते हैं, क्योंकि इनकी जो कंसेंट्रेशन है दिस डज नॉट चेंज, ना ही हॉरिजॉन्टली चेंज होती है, ना ही हॉरिजॉन्टली चेंज होती है, ना ही वर्टिकली चेंज होती है। सो ये भी कंजर्वेटिव आयंस है। सो दिस ऑप्शन इज ऑल्सो करेक्ट। सो लेट्स सी। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी 2 and 3. Move on to the last question of the video. Majority of Earth's iron and nickel are found in. अर्थ के मेजॉरिटी ऑफ आयरन एंड निकल कहाँ मिलते हैं, ये समझने के लिए हमको पहले डिफरेंशिएशन समझने की जरूरत है। डिफरेंशिएशन क्या है? बेसिकली हमने गोल्डेज क्लासिफिकेशन पढ़ी होगी, गोल्डस्मिथ क्लासिफिकेशन पढ़ी होगी एलिमेंट्स की। गोल्डस्मिथ क्लासिफिकेशन में 4 कैटेगरीज हैं, चैल्कोफाइल, लिथोफाइल, सिड्रोफाइल, एटमोफाइल। ये क्या है? अलग अलग एलिमेंट्स की अलग अलग एफिनिटीज होती हैं। कुछ सिलिकॉन लविंग होते हैं, कुछ एयर लविंग होते हैं, कुछ सल्फर लविंग होते हैं, यानी कि वो अपनी अपनी एफिनिटी के हिसाब से अर्थ के अलग अलग पार्ट्स में हमको मिलते हैं। लेकिन अर्थ का जो ये पूरा सिस्टम है ये कंप्लीटली इक्विलिब्रियम में नहीं है, यानी कि वो सारे एलिमेंट्स अपनी पोजीशन पे आने से पहले ही अर्थ क्या हो गई, सॉलिड हो गई, तो वो इक्विलिब्रियम कंडीशन तक नहीं पहुंच पाए। इसको समझते हैं पहले ध्यान से। अब क्या होता है, जब अर्थ बनी थी, यानी कि जब यूनिवर्स सोलर सिस्टम बन रहा था, उस टाइम पे जब अर्थ भी बन रही थी, तब क्या हुआ कि जो अर्थ की आउटर मोस्ट लेयर, यानी कि जो हमारा क्रस्ट वाला एरिया था, वो इन कांटेक्ट था विद स्पेस। तो जो आउटर लेयर थी वो बहुत जल्दी ठंडी हो गई और उसने अपनी सारी हीट लूज कर दी और आउटर मोस्ट जो लेयर है वो हो गई ठंडी, लेकिन अंदर सब कुछ अभी भी ठंडा नहीं था, अभी भी सब कुछ मेल्टेड था। धीरे धीरे क्या हुआ, बाहर का एरिया काफी ठंडा हो गया और अंदर के एरिया अभी भी गर्म था। तो वहां पे क्या हुआ, एलिमेंट्स जो है डिस्ट्रीब्यूट होने स्टार्ट हो गए। जो हैवियर, जैसे जैसे टेम्परेचर कम हुआ तो हैवियर एलिमेंट्स सिंक होते चले गए टुवर्ड्स दी सेंटर और लाइटर एलिमेंट्स आ गए हमारे बाहर की तरफ। तो एटमोफाइल्स जो हैं वो सबसे लाइटर एलिमेंट्स थे, उनसे हमारा एटमॉस्फेयर बन गया। जो हमारे सिड्रोफाइल्स हैं और चैल्कोफाइल्स हैं वो चले गए सेंटर की तरफ, यानी कि हमारे आयरन और निकल इस टाइप के जो एलिमेंट्स थे, जो हैवी एलिमेंट्स थे, वो सेंटर की तरफ चले गए, लाइटर एलिमेंट्स बाहर की तरफ आ गए। जो हमारे लिथोफाइल्स थे वो सिलिकेट लविंग मिनरल्स, उन्होंने हमारा जो है क्रस्ट और मेंटल वाला एरिया फॉर्म किया। सो इस तरह से अलग अलग एलिमेंट्स का डिफरेंशिएशन हो गया। सो हैवी एलिमेंट्स हमें कहाँ मिलेंगे, टुवर्ड्स दी सेंटर ऑफ द अर्थ। अर्थ के हमें सेंटर की तरफ मिलेंगे, यानी कि हमें अर्थ के सेंटर में क्या है, कोर। सो लेट्स सी कौन से ऑप्शन में कोर है। ओके, ऑप्शन डी, इनर कोर। सो दिस इज द राइट आंसर। आयरन एंड निकल हमको इनर कोर में मिलेंगे। और ये हम इसका एक एविडेंस और ये भी है कि जो हमारा अर्थ है वो एक मैग्नेट की तरह बिहेव करता है, एंड आयरन एंड निकल आर मैग्नेटिक मटेरियल्स। सो ये अर्थ के इंटीरियर में, अर्थ के कोर में प्रेजेंट होने की वजह से अर्थ को मैग्नेटिज्म भी प्रोवाइड करते हैं। सो दिस इज द करेक्ट आंसर, इनर कोर. Thank you guys for watching the video. If you like the video, give it a big thumbs up, and if you have any questions or queries, write it down in the comment section below, and subscribe to our channel because we will be posting content very regularly, and I'll see you in the next video. Goodbye.